नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्राउन रूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारे चार ट्रैक्स वगैरह देखे थे और आज हम क्राउन रूल स्टार्ट करने वाले हैं। क्राउन रूल बेसिकली 1857 या फिर 1858 से हम लोग कहें तो 1858 से लेके 1947 तक के जो पीरियड है उसको कहते हैं क्राउन रूल। तो यहाँ पर 1858 से लेके 1947 का जो पीरियड है उसको क्राउन रूल कहा जाता है। एंड जो 1773 से 1858 तक चल रहा था वो कौन सा रूल था? वो कंपनी रूल था। कंपनी राज इसको कंपनी राज भी कहते हैं या फिर कंपनी रूल। तो कंपनी रूल या फिर कंपनी राज जो है वो 1773 से लेके 1858 तक। तो आज हम क्राउन रूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों आया था। तो बेसिकली बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा जो कारण था वो था 1857 की जो क्रांति थी। तो 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो इसका एक मेजर कारण था। अब ये वॉर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस वॉर में क्या क्या हुआ था, और ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जा रहे होंगे। तो बेसिकली कुछ बहुत बड़े बड़े कारण थे इस वॉर को होने के लिए, जैसे कि मतलब जैसे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति थी डलहौजी की, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर तुम्हारा कोई प्रॉपर हायर नहीं है, प्रॉपर तुम्हारा कोई राजकुमार नहीं है, तो वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हड़प नीति भी कहते हैं। इसके इसके बाद में फिर सतारा, झांसी वगैरह, तो ये अवध वगैरह, बहुत सारे राज्य जो हैं वो हड़प लिए थे डलहौजी ने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो चले गए थे। तो यहाँ पर जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट किया था राजा लोगों ने। तो राजा लोगों ने इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। ये एक मास मूवमेंट नहीं था। ये जो है वो एक मास मूवमेंट नहीं था। इसमें आम लोग जो थे वो नहीं थे इसमें। कौन कौन लड़ रहा था? झांसी की रानी वगैरह, बहादुर शाह जफर, जो कि पूरे फिर इनको इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया गया। तो राजा महाराजा ये सारे जो लोग थे वो लड़ रहे थे 1857 की क्रांति। तो इसी को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि ये जो है वो मास मूवमेंट नहीं है और ये राजा जो लोग हैं वो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनका अपीजमेंट किया और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी उसको फिर बंद कर दिया गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले यही कि ये पास क्यों होता है, तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये पास हुआ था। तो ये हम लोग पहले ही समझ चुके थे। एंड इसमें जो है ब्रिटिश क्राउन ने पूरा डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तक क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था अब तक, लेकिन और पीछे से उसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन अब क्या किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और रूल जो है वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो ब्रिटिश क्राउन को मिल गई पूरी डायरेक्ट कंट्रोल, पूरी डायरेक्ट पावर। अब जो है इंडिया जो है वो ऑफिशियल कॉलोनी बन गई ब्रिटेन की। तो इंडिया जो है वो ऑफिशियली कॉलोनी बन गई। कॉलोनी बन गई किसकी? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की ऑफिशियल कॉलोनी बन जाती है इंडिया। किस एक्ट के थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस एक्ट में से, और ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इंडिया जो है वो ऑफिशियली कॉलोनी बन गई ब्रिटेन की। ब्रिटिश क्राउन को जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, और जो क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने अपने आप को भारत की महारानी घोषित कर दिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इंडिया की महारानी बन जाती हैं एंड क्राउन रूल पूरा आ जाता है इंडिया में। तो क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट होता है 1858 एक्ट के थ्रू। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, और इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दोनों एक ही हैं, याद रखना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी। ब्रिटिश क्राउन जो है वो अल्टीमेटली उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया अबॉलिश। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश थ्रू दिस एक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख ही सकते हैं। और इसमें जो फिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था 1784 में, हम लोगों ने देखा था एक एक्ट आता है फिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें डबल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। डबल गवर्नमेंट, तो डबल गवर्नमेंट में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो किसमें थे? फिट्स इंडिया एक्ट में, जो कि जिसको डबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया इस एक्ट के थ्रू। जो डबल गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही थी उसको बंद कर दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो डबल गवर्नमेंट किस एक्ट में समाप्त हो जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में समाप्त हो जाती है डबल गवर्नमेंट, जो कि स्टार्ट हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनके ऑफिस को अबॉलिश करके एक नया ऑफिस बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा ऑफिस होता है, मतलब सबसे बड़ा ऑफिस होता है जो कि इंडिया में गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो बना दिया गया, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता है, उसको बना दिया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ऑफिस नया क्रिएट किया गया, और ये जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अ, इसके पास पूरी कंप्लीट अथॉरिटी होती थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, याद रखना। और इसके नीचे जो था वो आएगा वॉइस रॉय। तो पहले जो था वो गवर्नर जनरल चल रहा था, अब गवर्नर जनरल के ऑफिस को समाप्त कर देते हैं ये लोग। तो गवर्नर जनरल जो था वो अबॉलिश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, और एक नया ऑफिस बना दिया जाता है जिसको हम लोग वॉइस रॉय के नाम से जानते हैं। तो वॉइस रॉय जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस एक्ट के थ्रू। वॉइस रॉय जो है वो पूरा डायरेक्ट, वो जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो वॉइसरॉय जो होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? ब्रिटिश क्राउन का। तो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? वॉइसरॉय होगा। इसके पास मतलब जो गवर्नर जनरल जो इंडिया का होता था उसकी सारी पावर्स होंगी, और प्लस ये इसके पास वॉइसरॉय की भी पावर्स होंगी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करके वॉइसरॉय बना दिया जाता है, एंड इस ये जो था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसको असिस्ट करने के लिए एक और नई बॉडी बनाई जाती है जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक नई काउंसिल बनाई जाती है जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, एंड इसमें 15 मेंबर्स होते थे, 15 मेंबर। तो याद रखना, काउंसिल ऑफ इंडिया किस एक्ट में बनाई गई? तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बनाई गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जिसमें 15 मेंबर्स थे, जो कि असिस्ट करेगी किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। तो याद रखना, एंड जो वॉइसरॉय जो बनाया था उसमें सबसे पहला जो वॉइसरॉय हम लोग बना देखते हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉइसरॉय बनते हैं इंडिया के, याद रखना। तो फर्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। तो इस एक्ट के थ्रू हम लोगों को बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो है वो रिस्पॉन्सिबल, अब जो है हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जैसे जो वॉइसरॉय होता था, वॉइसरॉय जो था वो सबसे बड़ा ऑफिस था इंडिया में। उसके ऊपर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि कहाँ पे था? जो वो ब्रिटिश में बैठा हुआ था, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में बैठा हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया में नहीं था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो अ, ऊपर होता था किसके? वॉइसरॉय के। तो वॉइसरॉय की जो जवाबदेही थी वो किसको थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को थी। अब इसकी जवाबदेही जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, इसकी जवाबदेही किसको थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को किसके जवाबदेही थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जहां पर एक व्यक्ति की जवाबदेही किसी दूसरे को होती है, जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं। तो अभी हमारे कैसी गवर्नमेंट है? तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ से शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, और अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो किसके नाम पर रूल करती थी? तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे रूल करती थी, इन नेम ऑफ हर और हिज मैजेस्टी। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट था जो ब्रिटिश का, वो राजा या रानी होती थी। तो उस टाइम पे रानी थी, तो हर मैजेस्टी के नेम पे वो रूल करते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब दी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जवाब दी थी किसकी? वाइसरॉय की। तो याद रखना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ से स्टार्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया, और इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। तो याद रखना, तो इस एक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, और जो मतलब जो नाखुश लोग थे, जो राजा महाराजा थे, उनका अपीजमेंट इन लोगों ने स्टार्ट किया। अपीजमेंट कैसे स्टार्ट किया उनका अपीजमेंट? जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसको बंद कर दिया गया, और ताकि वो लोग फिर आगे जाके कोई विद्रोह ना करें, और एक नई व्यवस्था स्टार्ट की गई जिसको हम लोग सुजरेंटी बोलते हैं। तो सुजरेंटी स्टार्ट की गई। अब सुजरेंटी में क्या होता है? जो राजा महाराजा जो होते हैं उनके साथ एक डील साइन की जाती है कि तुम लोग भाई
अपना जितना भी इंटरनल तुम्हारा जो भी गवर्नमेंट है, जितनी भी इंटरनल तुम्हारे मैटर्स हैं वो तुम खुद देखो, तुम्हें कितना टैक्स लेना है, तुम्हारा इंटरनल जितनी भी फैसला है वो तुम खुद लो। और तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो कौन लेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे मिलिट्री वगैरह और किसके साथ युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना, तो ये मिलिट्री वगैरह का इस सब पे कंट्रोल किसका होगा, ये ब्रिटिश का गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। तो ये बोलते हैं इसको सुजरेनिटी, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटी पैरामाउंसी भी बोलते हैं। तो याद रखना, सुजरेनिटी की एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, इस एक्ट के थ्रू अपीसमेंट किया गया राजा महाराजाओं का, ताकि आगे जाके 1857 जैसे विद्रोह देखने को ना मिले। तो राजा महाराजाओं ने सुजरेनिटी साइन कर ली इन लोगों के साथ, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज अपने हाथ में रखी, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो थे, मिलिट्री वगैरह और ये सारी चीजें, ये किसको दे दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बदले में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनसे थोड़ा बहुत टैक्स ले लेती थी, और बाकी वो सारी चीजें कंट्रोल करती थी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं डिवाइड एंड रूल, जैसे ये लोग राजाओं का अपीसमेंट कर रहे थे, फिर बाद में ये लोग हिंदू मुस्लिम पे भी आते हैं, उनका अपीसमेंट करते हैं, और फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है। तो ये सारी बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। अब यहाँ से जो एक्ट्स आएंगे उनको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो काउंसिल एक्ट आया वो 1861 में आया। तो फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में, याद रखना। यहाँ से हम लोग अब एक नया शिफ्ट देखेंगे। 1773 से हम लोगों ने शिफ्ट देखा था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो पावर्स थी उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था, बंगाल के गवर्नर पे। तो बंगाल के गवर्नर को सारी पावर्स का ट्रांसफर किया जा रहा था, फिर उसको गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, फिर वॉइसरॉय आ जाता है। तो ये सारी चीजें थी। तो 1773 में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से 1861 से एक शिफ्ट देखने को मिलता है हमें, और इस यहाँ से स्टार्ट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और जो धीरे धीरे आगे जाके अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा 1935 में। तो याद रखना, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1861 से। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन कौन सा था, 1773 का था। तो इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि ले ली गई थी, लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोविंसेस की, उनको वापस दे दिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। याद रखना, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी प्रोविंसेस की, उसको रिस्टोर किया जाता है। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जिनको बार बार सबऑर्डिनेट किया जा रहा था, और उनकी लास्ट में सारी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया जाता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं प्रोविंसेस की, उनको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू उनको दोबारा चालू किया गया। तो लेजिस्लेटिव पावर को दोबारा लौटाया गया बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को। याद रखना, यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार क्या देखने को मिलता है हमें, पहली बार इंडियंस जो थे उनको नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देवर नॉमिनेटेड, ठीक है, याद रखना। तो नॉमिनेट किया गया पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको, इंडियंस को। लोगों को थोड़ा खुश करने की भी यहाँ पे जरूरत इनको महसूस हुई, कि ताकि आगे बड़े बड़े कोई विद्रोह वगैरह ना हो। तो ये जो मतलब जो इंडियंस जो नॉमिनेट हुए थे उनको कौन नॉमिनेट कर रहा था, वॉइसरॉय नॉमिनेट कर रहा था। तो ये भी याद रखना, वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेगा इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और जो पहले जो नॉमिनेटेड जो लोग थे वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। तो ये जो थे वो पहली बार जो है वो नॉमिनेट हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तीनों का नाम याद रखना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग अपीसमेंट देख सकते हैं राजा और महाराजाओं का। अ, तो ये सारी चीजें चली रही थी ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों की। तो यहाँ से एक नया सिस्टम भी स्टार्ट होता है जिसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे मतलब अभी जो हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम देखते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये सब क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट होता है एक्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लीगलाइज किया गया। एंड तो यहाँ से एक और नई व्यवस्था स्टार्ट की जाती है जिसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर जनरल को मिल जाती है, या फिर कहें कि वॉइसरॉय को। तो वॉइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो गवर्नर जनरल जो है या फिर वॉइसरॉय हम लोग कहें, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो अभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और जो
राज्य के गवर्नर्स वगैरह होते हैं, तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर कोई लोकसभा वगैरह भंग हो चुकी है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट वगैरह। तो यहाँ से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसका उदय होता है, मतलब वो स्टार्ट होती है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स मिल गई वाइसरॉय को, तो ये याद रखना किस एक्ट के थ्रू मिली, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू। तो काउंसिल ऑफ 1861 को हम लोग फिर से अगर अगर कवर करें, तो इसमें सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस मिल जाती है। इंडियंस को पहली बार नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजाओं बनारस, महाराजाओं पटियाला, सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट किसने किया? वाजपेयी ने। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 की बात। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो दूसरा काउंसिल एक्ट आता है 1892 में, याद रखना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 याद रखना सेकंड काउंसिल एक्ट था, पहले की हम लोग बात कर चुके हैं। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं फिर से, तो वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो जो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था पिछले एक्ट में, उसको एक्सपेंड करते हैं ये लोग। कैसे? एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाता है। तो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 16 मेंबर्स को बढ़ाया जाता है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की थी, उनको भी एक्सपेंड किया जाता है। उनको भी एक्सपेंड करते हैं, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको भी एक्सपेंड किया जाता है। तो यहाँ से एक और हमें नया सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसको कहा नहीं गया इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ कैसे? जो नॉमिनेशन, जो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जिसको नॉमिनेट करेगा कौन? वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय नॉमिनेट कर रहा था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, उनको वो नॉमिनेट करेगा किसके रिकमेंडेशन पे? यूनिवर्सिटीज के रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिकमेंडेशन पे, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो इन सभी के रिकमेंडेशन पे वॉइसरॉय जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो लोग हैं वो नॉमिनेट, ये जो लोग हैं वो रिकमेंड करेंगे कुछ मेंबर्स के नामों को वॉइसरॉय को, और वो उनको नॉमिनेट कौन करेगा? वॉइसरॉय। तो ये जो है वो पूरी क्या व्यवस्था है? यही ही व्यवस्था जो है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस की। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन किस काउंसिल एक्ट में स्टार्ट हुए? तो 1892 में स्टार्ट हुए। इसमें रिकमेंडेशन के थ्रू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा वॉइसरॉय के द्वारा, ये याद रखना। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की यहाँ पे ये लोग फाउंडेशन रखते हैं, एक नींव रखते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब जो इलेक्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिसको लोग चुन के भेजते हैं। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की यहाँ पर हम लोग शुरुआत देखते हैं। फिर कुछ उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर फिर भी देख लो एक बार। जो इंडियन मेंबर्स हैं उनको राइट मिला आस्क क्वेश्चन आस्क करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार उनको क्वेश्चंस पूछने के राइट मिले काउंसिल में, तो ये भी याद रखना। लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, और बजट को फ्रीली डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो इंडियन मेंबर्स को कुछ राइट्स मिले, जैसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और बजट को फ्रीली डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये कुछ उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा देख सकते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट काम जो हुए उसमें वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत होती है, जिसमें रिकमेंडेशन के थ्रू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और उनको रिकमेंड कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कर सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन कर सकते हैं, जमींदार कर सकते हैं, चैम्बर्स कर सकते हैं, एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये सारी चीजें थी काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों ने देखे। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स आने वाले हैं काफी ज्यादा, तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं से नया इस चैनल तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।